बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, अवधेश कुमार जी सब बने हुए हमारे साथ। हम बात कर रहे थे क्या वक्फ एक्ट के अंदर सरकार जो बदलाव करने जा रही है, कैबिनेट से जिसको पास कर दिया, आज वो बिल, आज उसको कानून बनाने के लिए विधेयक क्या आज सदन में रखा जाएगा। अभी यही चर्चा ब्रेक में हो रही थी। तो सप्लीमेंट्री बिजनेस के तौर पर एक विकल्प है सरकार के पास आज ही ये काम करने का। अब देखिए ये काम होता है कि नहीं होता। अब 1 बज रहा है, 2 बजे के आसपास देखें, वरना फिर किसी और रोज। अब क्योंकि कैबिनेट में एक बार पास हो चुका है तो वो आएगा तो है ही, पार्लियामेंट में तो तय हो गया, तो अब कब आएगा सवाल यही है। आज भी हो सकता है। लेकिन वक्फ में के मामलों में सरकार क्यों पड़ रही है, ये हमने आपको बताया। वक्फ के पास कितनी जमीन है, सेना रेलवे के बाद तीसरा बड़ा लैंड होल्डर वक्फ है, ये हमने आपको बताया। वक्फ में किसी भी संपत्ति को कोई विवादित संपत्ति हो, उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। देश में इकलौती है शायद एक ऐसी बॉडी है जिसके फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक ट्राइब्यूनल बनाया, आप केवल ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। उसमें भी ओनस वक्फ का नहीं है। जिसने अगर कह दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ओनस उस प्रॉपर्टी ओनर का है, वो बताएगा, साबित करेगा कि नहीं उसकी प्रॉपर्टी है, वक्फ की नहीं है। तो ये सारी बातें थी। ये भी आपको हर्षवर्धन जी ने बड़ा डिटेल में बता दिया था कि किस किस सरकार ने वक्फ को और मजबूत किया। 1995 में, 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने इसको और ज्यादा शक्तियां प्रदान की, वक्फ एक्ट में परिवर्तन करके। नेहरू जी के वक्त में ये बना था जी। और अब लेकिन मोदी सरकार कुछ इसके अंदर ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिससे आप कह सकते हैं कि देश के कानूनों के दायरे में तो ये कम से कम आएगा। विदेशों में भी, इवन सऊदी और जितनी और मोनार्कीज हैं, इस्लामिक मोनार्कीज, वहां भी ऐसा कोई सख्त एक्ट वक्फ को लेकर के नहीं है जिसको आप चुनौती ही नहीं दे सकते हैं। ओमान और सऊदी में भी ऐसा है, केवल वैसा नहीं, मतलब बड़े बड़े तुर्की जैसे सेकुलर देश में भी नहीं है, लीबिया में नहीं है, मिस्र में नहीं है, वहां सब वक्फ बोर्ड नहीं है। देखिए ये 1954 में कानून जरूर बना था, लेकिन ये 1964 में पहली बार जो है वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ है। तब से उसने काम करना शुरू किया। चीन से पराजय हो चुकी थी भारत उस समय, पॉलिटिकल सिचुएशन। जब इसको सशक्त किया गया तो कुछ ऐसे राजनीतिक कारण रहे हैं जिसमें कांग्रेस अपने को कमजोर महसूस करती रही। ये तीनों बार का ये है। अब दूसरी बात जो ये है कि जो पहले उसको कर दूं, इसका जो 40वीं धारा है ना, वो बोर्ड को अधिकार देता है कि वो अगर किसी भी संपत्ति पर उसको हो जाए कि ये हमारी है, तो उसके अपने अनुसार वो सर्वे कराएगा, फिर उसके मालिक को नोटिस जारी करेगा कि क्यों नहीं इसकी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे। आप वहां आएंगे, उस जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो वो फिर संपत्ति को घोषित कर देगा। इतना ही मात्र है। यह दर्शकों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। जमींदारी प्रथा भारत में खत्म हो गई, लेकिन हमारे देश की सेकुलर पॉलिटिक्स ने, सरकारों ने एक असीमित अधिकारों वाला ऐसा मजहबी जमींदार देश में खड़ा कर दिया जो ऑक्टोपस की तरह है, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसकी एक परिभाषा यह है। दूसरा यह है कि किसी भी देश के अंदर एक देश, राज्य के अंदर एक राज्य नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो अवधारणा है वो देश के अंदर एक पैरेलल देश और पैरेलल राज्य की है, अन्यथा भूमि का इस प्रकार के स्वामित्व का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता है। अब इसने जो किया है उसके देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने आए हैं, और कुछ उदाहरण मैं और दे दूंगा तो शायद लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। एक जो है, सूरत में एक सोसाइटी है, शिव शक्ति सोसाइटी। उसके एक व्यक्ति ने अपनी एक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया। रजिस्टर्ड कराने के बाद वक्फ बोर्ड ने घोषणा की कि ये पाक जमीन हो गई है, अब यहां नमाज पढ़ी जाएगी। वहां नमाज पढ़ा जाना शुरू हुआ, उस पर मुकदमा चल रहा है। ये इस ढंग से जो है वक्फ बोर्ड एक्ट करती है। तो इसका मतलब जो जिस गांव के बारे में वो बताए ही है, वक्फ बोर्डों के कारण और कैसे सरकारें काम करती रही है। जब यूपीए सरकार जाने वाली थी, उसके पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उसके 5 दिन पहले उनको एक प्रस्ताव भेजा कि ये 132 लैंड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा है। और कैबिनेट ने मीटिंग किया, और मीटिंग में केवल जमीन नहीं दिया, उस लैंड का कहां उपयोग हो सकता है उससे संबंधित बातें भी बदल दे कि वक्फ बोर्ड को उसका उपयोग करना पड़े। ईदगाह का मैदान जो हुगली का है, उस पर वक्फ बोर्ड का दावा है, अभी तक मुकदमा चल रहा है। अब तो मुंबई का जो आजाद मैदान है, उसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि ये हमारा है। तो एक भयावह परिस्थिति हमारे देश में वक्फ बोर्ड ने पैदा किया है। लेकिन अगर देश के सेकुलर कैरेक्टर को बनाए रखना है,
देश के सेकुलर कैरेक्टर को बनाए रखना है तो इस तरह के मजहबी जमींदारों के अधिकार खत्म करने पड़ेंगे। धार्मिक ट्रस्ट हो सकता है, वो अपने धार्मिक जमीनों का, धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण करे, देख रेख करे, उस जमीन का चाहे तो गरीबों में मजहबी अपने काम में उपयोग करे, लेकिन अधिकार उस पर राज्य का और देश का हो, उस पर नियंत्रण राज्य और देश का हो। यह नहीं हो सकता है कि सरकार उसकी सर्वे भी नहीं कर सकती है, मतलब वो सर्वे करने का अधिकार न रहे। ये एक ऐसी, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के एक इस्लामी मुल्क में भी ये स्थिति नहीं है। तो इससे पता चलता है, जब कई बार मैं बोलता हूं तो कई लोग आपत्ति करते हैं, लेकिन जरा आपने ध्यान से देखा है सौरभ जी कि आप पार्लियामेंट से जरा बाहर निकलिए, आपको कौन से सड़कें दिखाई देती है? मतलब आखिर बदल गया। राष्ट्रपति भवन का मुगलों से क्या लेना देना था कि आपने मुगल उद्यान, मुगल गार्डन आपने बना दिए, आपने शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, आपने इतने रोड वहां बनाए, मानसिंह रोड बना दिया, लेकिन एक शिवाजी रोड या महाराणा प्रताप वहां आसपास आपको रोड बनाने की आपकी है। इस प्रकार से देश का निर्माण नहीं हुआ। और आपको बता दूं, शेर शाह सूरी 4.5 वर्ष तक शासन रहा है। वक्फ की संपत्ति में शेर शाह का बड़ा नाम आता है कि उनका यह है, 4.5 साल रहा। उसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं कि उसने पाकिस्तान से लेकर और बांग्लादेश तक सड़क बनवा दिया, दोनों ओर सराय बनवा दिए, दोनों ओर उसने कुएं खुदवा दिए। तो यह सब जो हमारे देश में हुआ, एक उसी प्रकार से यह वक्फ बोर्ड का अधिकार है। तो एक कल्चरल इन्वेजन की तरह यह चीज, कल्चरल आइडियोलॉजिकल इन्वेजन की तरह यह चीज चलता रहा है। और हमारे देश में मुस्लिम वोटों के कारण और आम मुसलमानों को, अंतिम बात, आजम खान ने पर जो मुकदमे हैं उसमें एक बड़ा पार्ट यही रहा है कि इसने वक्फ की संपत्ति को कब्जाया, जो कि खाली कराया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, और वो फिर वक्फ को वापस दिया गया है। ठीक है, ये इसका एक पहलू है। एक इसमें जो संशोधन है उनकी अभी थोड़ी बात कर लें। एक तो वक्फ की किसी मामले में कहीं कोई महिला नहीं होती, इनके बोर्डों के अंदर कहीं महिला नहीं आपको मिलेगी। तो उसमें मेंबर जो है, एक तो मर्शियल को बनाया जाएगा, दूसरा जो बात हमने आपको बताई कि मजिस्ट्रेट को भी बोर्ड में रख रहे हैं, कुछ पावर्स मिलेंगी इसके अंदर, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे देख रहे को निगरानी करने के लिए कि ऐसा कमर्शियल इस्तेमाल ना हो और उसलिए इस्तेमाल हो। और एक बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 10 साल में बड़ी भूमि वक्फ बोर्ड को दी है। ये भी एक आरोप लग रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने दावा करा और सरकार ने इस बात को माना। वक्फ बोर्ड ने कैसे करे कि कई सरकारी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना खूंटा गाड़ दिया कि हमारी जमीन है। अपीसमेंट का बहुत अच्छा टूल है। और ये पूरी जमीन वक्फ बोर्ड ने वहां बिल्डिंग बना ली, सब कब्जा कर लिया है। वहां की राज्य सरकार ने कोई जांच भी नहीं लाया जा रहा है, केवल कोई मुसलमान ही कोई संपत्ति वक्फ के नाम कर सकता है। जैसा मेरे ख्याल से इस पर ये ठीक बैठेगा। बिल्कुल यही होता है। सरकार एक्चुअली क्या है, सरकारी संपत्ति को जो आपने कहा ना अपीजमेंट के लिए, तो वो तो वक्फ बोर्ड जब से बना है तब से इस पूरी हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें अपीजमेंट का ही बड़ा हिस्सा है। सिर्फ सारे फैसले, सारे बदलाव इसके अंदर कांग्रेस की सरकारों ने कांग्रेस। और उसमें बहुत एक अच्छा बात अवधेश जी ने जिस बात का जिक्र किया वो ये था कि जब भी कांग्रेस सरकार कमजोर स्थिति में पहुंची पॉलिटिकली, फंसने लगी, चाहे वो 1964 का मसला हो, वक्फ काउंसिल की बात हो, 95 की बात हो, नरसिम्हा राव सरकार की बात हो, या फिर 2013 की बात हो। आप ईयर को याद कीजिए, आप तो बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो उनको याद कीजिएगा। तो जब भी संकट होता है, नरसिम्हा राव का टर्म खत्म हो रहा था 95 में और 2013 मनमोहन सिंह का खत्म होने वाला था। देखिए जो बदलाव है ना, वक्फ को और मजबूत कर दो। हर्षवर्धन जी, नहीं इसमें मतलब एक ध्यान देने की जो बात और है कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये की, भाई अभी तो सरकार कह रही कि हम संशोधन करने वाले हैं, कोई ड्राफ्ट की कॉपी अभी तक तो किसी के पास नहीं। ये सब सोर्सेज के हवाले से है, लेकिन सारे लोग चिंतित हो गए। यानी इनको भरोसा है कि भाई कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे लिए करती, हमको और ताकतवर बनाती, भाजपा की सरकार करेगी तो हमारी ताकत छीनेगी। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप जब कोई कानून बना रहे होते, जैसे 3 तलाक है, भाई महिलाओं के भले के लिए है, लेकिन मुसलमान कूद पड़े। नागरिकता कानून था, ये मुसलमानों से तो इसका लेना देना ही नहीं था, फिर भी मुसलमान कूद पड़े। यानी आपको भारतीय जनता पार्टी अगर कोई काम कर रही है तो इस देश में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है। जैसे कांग्रेस को मुसीबत आती है तो मुसलमानों को ताकत दे देती है। इनको लगता है कि हमें मुसीबत में डालने के लिए ये कानून बना रहे हैं। ये भी एक जो है जो मुसलमानों के मन में है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ निकल कर अब तो बात करनी चाहिए। कब तक हम उसी पर फंसे रहेंगे? भाई वक्फ की प्रॉपर्टी से, और मैं बार बार ये बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग भी पूछिए, वक्फ 10 लाख हेक्टेयर हो जाए, आधा देश हो जाए, पूरा देश हो जाए, उससे मुसलमान के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा?
क्या उसका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है? तो जवाब है नहीं हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड होते क्या है? इनकी चेयरमैनी, इनका झगड़ा कुछ परिवारों में, इधर से इधर, बस यही होता है। ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहीं कब्जा करना, कहीं कब्जा दिलाना, कहीं किसी चीज को करना, उसी इसकी अगर जांच होगी ना सर, तो संशोधन आधे के से दो ज्यादा तीन जमीन पे महत्वपूर्ण कब्जा निकलेगा। कई आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड ने रिमोट एरियाज में कब्जा कर लिया है और अपने नाम कर ली है। झारखंड इसका उदाहरण है, आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा कर लिया, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। जितने आदिवासी क्षेत्र है वहां वक्फ बोर्ड ने जमीन में कब्जा किया है। और अगर सरकार ईमानदारी से पूरी जांच करवाएगी पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, तो 60% प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड का कब्जा निकलेगा। भाई मस्जिद वक्फ हो गई, बिल्कुल। एक और छोटी सी बात जोड़ दूं, बहुत जो मज़ारें होती हैं वक्फ हो गई, कब्रिस्तान वक्फ हो गए। ये तो घोषित जो सरकारी कांग्रेस और सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जे में कर ली। लेकिन जरूरी बात, स्टेशनों पर जो मजार बनी होती है, बस अड्डे पर जो मजार बनी होती है, महत्वपूर्ण हाईवे पर जो मजार बनी होती है, कई बार उस पर भी वक्फ अपना दावा ठोकता है और कई बार वो बड़े विवाद की वजह बनते हैं। अब तो मेरी तो ये भी नहीं समझ में आता कि बड़े स्टेशनों, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में वो लाइन शाह बाबा है। अब रेलवे लाइन शाह बाबा, लाइन शाह बाबा, अब रेलवे स्टेशन पर आप क्या उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं कर रहे? संसद आप छोड़ रहे हैं सर, संसद के बाहर जो मजार है उस पर भी विवाद। देखिए इसका जो बदलाव के हम लोगों के पास आए हैं, अब वो आएगा तो क्लियर तो तभी होगा। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इसका बिंदु है वो सर तो बयान भी है, मुंह दिखाने आप बोलिए। नए प्रावधानों में जो है वक्फ बोर्ड की जितनी विवादित पुरानी संपत्तियां हैं, जरा ध्यान रखिए, जितनी संपत्तियां हैं उनका फिर से सत्यापन करना होगा। यह नहीं कि एक भी विवादित जो आपके यहां संपत्ति है अब बिना सत्यापन के उसकी मिल्कियत वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। अब आप समझिए ये एक जिसको बोलते हैं कि एक रेडिकल चेंज जो है वो पूरा है। दूसरा क्या है कि इसमें राज्य और जो दोनों संरचना जो है, स्ट्रक्चर कंप्लीट चेंज हो जाएगा। अब वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट बदल जाएगा, पुराना स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण है। तीसरा यह है कि आगे भी जो है वक्फ बोर्ड जितने दावे करेंगे वो ऐसे हो ही नहीं सकता है जो आपने कहा, पारदर्शी तरीके से अनिवार्य सत्यापन होगा। जैसे आपने बता दिया, मूल्यांकन करने के लिए रजिस्ट्रेशन डीएम के पास कराना पड़ेगा, अब आप नहीं होगा। तो वक्फ बोर्ड आपका रहेगा, लेकिन वो राज्य के समानांतर एक राज्य शक्ति, एक असीमित अधिकारों वाला एक मजहबी जमींदार नहीं दिमाग में। देश के सारे मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है ना, मंदिरों पर ना, बड़े बड़े मंदिर कौन चलाता है? ना, सुनिए, देश के 1% भी मंदिर पर भारत सरकारों का कब्जा नहीं। ये जो इशू बनाया गया है ना, अभी भी ज्यादातर मंदिर निजी हाथों में है। कुछ मंदिर सरकारों ने लिए, जैसे साउथ में, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर लिए। लेकिन सुनिए, कुछ मंदिरों को सरकारों ने लिया है तो वो थोड़ा बेहतर हुई है। कटरा का मंदिर पहले था, जब सरकारी बोर्ड के नियंत्रण में आया थोड़ा बेहतर हुआ है। तिरुपति थोड़ा बेहतर भी हुआ है। यह एक बड़ा दूसरा इशू है। सरकारों ने जिन मंदिरों को लिया है, उनके जिस ढंग से राजस्व है, उसके कारण उन मंदिरों में समस्याएं पैदा हुई है। यह बड़ा इशू है, खासकर तमिलनाडु में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन अभी भी यह मैं मानता हूं कि देश में 1% से ज्यादा मंदिरों पर ओवरऑल सरकार का कब्जा नहीं। इसमें जो कह रहे हैं उदेश जी, बात ठीक है। एक तो ये कि जो निजी हाथों में है, ट्रस्ट के हाथ में है, वो शानदार उदाहरण करके दिखाएं। हाँ, वो बात है, दिखाएंगे कैसे मंदिर चल सकता है। लेकिन अब ये सोचिए जरा आप, तमिलनाडु में जब सरकार कह रही है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, डेंगू है, मलेरिया है, नाश कर दो, HIV है, एड्स है, और उनके हाथ में आप मंदिरों का नियंत्रण है, उसका वो क्या दुरुपयोग कर रहे होंगे, इसकी जरा आप कल्पना कीजिए। यानी सवाल मैंने केवल इसलिए उठाया, मंदिर में जो पैसा जा रहा है, उस पैसे का सरकार मंदिर में आने वालों के खिलाफ सवाल ही सिर्फ इसलिए हुआ कि एक तरफ आप ये देख रहे हो कि वक्फ बोर्ड और मंदिर कि वक्फ बोर्ड जो है उसके पास इतनी असीमित शक्तियां हैं कि वो किसी भी चीज पर दावा कर सकता है। दूसरी ओर एक लड़ाई लड़ी जा रही है बड़े मंदिरों में सही कि ये मंदिर सरकार जो है वो लोगों के हाथ में थे, उसका उस पैसे का इस्तेमाल लोग कर सकें। एक पहलू है, जो राज्य में जो धार्मिक न्यास बोर्ड सब बने हैं ना, बिहार में है, यूपी है, उन्होंने जरूर मंदिरों के साथ जो है अन्याय किया हुआ है। वो आप एक कमरा भी कोई महंत बना दे तो जा के पूछते हैं कि आपको ये पैसे कहां से आए,
किससे लेके आपने बनाया, आपके यहाँ 20 लोग खाना खा रहे हैं तो ये चीजें आपको कहां से आती हैं। उसके कारण बिहार में तो बिल्कुल हलचल मचा हुआ है, लगता है जैसे मंदिरों के साधु संत महंत को कोई अधिकार नहीं है। तो ये जरा वक्त पर वापस लौटते हुए दो बयान है। एक चीज मैं कह देता हूं इसमें जोड़ने के लिए कि सरकार को जो सवाल, ये बयान आप सुनाएंगे वो भी सवाल है, फिर से मैं इस पर बात करता हूं कि सरकार कोई भी कानून लाए उसके लिए उससे जुड़े जो लोग हैं ना उनमें ट्रस्ट पैदा करना चाहिए, समझे। अब जैसे इसी को ले लें, यदि ये बिल आपने पास कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, एक्ट पास कर दिया है वहाँ पर कैबिनेट में, तो सरकार रख दे। इसको सप्लीमेंट्री बिजनेस में लाने की क्या जरूरत है। एक रेगुलर जो बिजनेस है, रजिस्ट्री बिजनेस, उसमें लाएं, 48 घंटे पहले मेंबर्स को दे, सोसाइटी में दे। इसमें क्यों चोरी रखना। नहीं, चोरी अभी तो इसको बात नहीं, इस सत्र में आएगा ये खबर है ना। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जैसे किसान बिल के साथ भी यही हुआ, क्योंकि आपने जो उसके साथ जुड़े लोग हैं, जो किसान है, उस सोसाइटी को यदि आप ट्रस्ट में नहीं लेते तो आप पर सवाल खड़े होते हैं। सर अब ये कहना कि उस सोसाइटी को ट्रस्ट में नहीं लिया, उसकी भी कोई सीमा होगी ना। किस जानकारी नहीं, आप बिल बिना उनसे मेरे को कोई चोरी का बिल है क्या? नहीं है, तो फिर रखना चाहिए पार्लियामेंट में। इससे आप सोच रहे हैं, इससे पूछना चाहिए, आज जिससे मैं सोच रहा हूं वो मैटर नहीं करता ना। सरकार तो वो तो प्रक्रिया है, सुझाव लेती है, उसके बाद कभी आएंगे नहीं सर, उसमें कभी साथ में नहीं आएंगे सरकार। विजय जी ने पहली बात तो ये कि 1.5 लाख कंसल्टेशन मीटिंग्स हुई थी, फार्म लॉ जो आए थे तीनों, नंबर 1। नंबर 2 ये बाकायदा जो जितनी इस तरह की समितियां थी, जो एग्रीकल्चर कमेटीज होती हैं, उनसे पूछा गया था। नंबर 3 ये जो लोग बजट के समय अलग अलग किसान संगठन के तौर पर वित्त मंत्री से मिलते हैं, उनके भी सुझाव में ये सारी चीजें शामिल थी। नंबर 4 ये जिसको बार बार कहा जाता है कि 2006 में आ गई थी, फिर भी सोनिया जी बैठी रहीं और 2014 तक वो रिपोर्ट नहीं आ पाई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बाकायदा ये सब पॉइंट हैं एक एक करके, जो ये कहा गया है कि ऐसे ऐसे आप करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो समिति बनाई थी, जिसमें वो अनिल घनवंत और सब लोग थे, उन्होंने बाकायदा जो है उसको जारी कर दिया था। सारे किसान संगठन और सब इस कानून के पक्ष में थे। कुछ हुड़दंगी, कुछ बदमाश, कुछ अराजक लोगों की ठेकेदारी के अलावा कोई इसके खिलाफ। वापस वक्त पे लौट रहा हूं मैं आपको। तेजस्वी यादव और यूपी से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्क संभल से। इन दोनों के बयान आप सुनिए, इनको क्या एतराज है सरकार अगर वक्फ को लेकर के कोई कानून बनाती है। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। इनको मुस्लिम समाज के दानिशवर लोगों से बैठ करके बैठक करनी चाहिए और उसके बाद में जो संशोधन जरूरी है उनको करना चाहिए। अनावश्यक तौर पर जिस तरह से इन्होंने किसान कानून, उनको जरूरत नहीं थी कि हम तुम्हारे हित में लेकर के आ रहे हैं, जबरदस्ती वो कानून लाए, उनको वापस लेना पड़ा, सरकार की किरकिरी हुई। और जो ड्राइवरों के ऊपर वो लेकर के आए कानून, उस पर उनको उसको रोकना पड़ा उस बिल को। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हठधर्मी नहीं चलनी चाहिए। और अगर ये ज़बरदस्ती इस टाइप की कोई करेंगे तो यकीनन हम इनकी मुखालफत करेंगे। और कोई दूसरा इशू, अब देखिए, अभी किसान बिल की हम लोग बात कर रहे थे। जो जियाउर रहमान वर्क हैं सभा के सपा के सांसद, उन्होंने वही कहा कि आप किसान बिल भी लाए थे ये कह करके किसानों के हित में, इसको भी आप ऐसे ला रहे हो। तब किसानों ने, वो जो भी वर्ग विरोध करा था, उन्होंने कहा था हमें नहीं चाहिए, आप मत लाओ, हमारा भला मत करो। सरकार से कहा था ऐसे ये कहने मत लाइए भाई, हम अपने आप देख लेंगे। क्यों मुसलमानों के चक्कर में पड़ रहे हो आप? देखिए बख्श साहब तो कहेंगे ही, ओवैसी साहब तो कहेंगे, कितना भी सुधारवादी हो, कितना भी देश हित में हो और कितना भी अच्छा कानून हो, उन्हें तो सरकार का समर्थन करना चाहिए कि इस पर आप हमसे चर्चा करते हैं, जो बेहतर है वो कीजिए। और उन्हीं के समाज की बेहतरी के लिए सरकार बिल लेकर आ रही है। आप आज अगर ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी का जो फार्म हाउस हैदराबाद में बना हुआ है, वो तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। वही के मुसलमान कम्युनिटी लोगों ने ओबीसी के ऊपर केस करके रखा हुआ है। प्रॉब्लम ये सेंटिमेंट देश के मुसलमानों के मन में पैदा कर दिया जाता है कि कोई भी चीज जिसका मुसलमानों से कुछ थोड़ा भी लेना देना हो, क्यों सब मुसलमान ऐसे वी आर, आप छोड़ दो ना, हमको आप अलग माइनस करके चलो, आप बाकी काम करो। 3 तलाक लेकर आई सरकार, 3 तलाक लेकर आई, तो क्या वो सुधारवादी प्रोग्राम नहीं था? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में सरकार ने फैसला लिया? क्या मुसलमानों को पिछड़ापन करने के लिए लिया था? उसमें भी मुसलमान कम्युनिटी तैयार नहीं हुई।
उसके अंदर भी कहने लगे कि सरकार दखलंदाजी कर रही है। असम में जब हेमंत शर्मा ने भी पिछले महीने मुस्लिम बेटियों की शादी का उम्र का जो कानून था 1935 को, उसको खत्म कर दिया, तो उस पर कहने लगे कि हमारे अंदर दखलंदाजी है। कहां जाके रोकेंगे पता नहीं, अभी वो लैंड तो हर मामले को लेकर आपको लगता है कि हम वैसे ही पिछड़े रहना चाहते हैं, वही दखियासी नहीं रहना चाहते हैं। हमारे मामले में सरकार को अधिकार नहीं है दखलंदाजी देने का, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। ये है मेन प्रॉब्लम। और जो हमें कानून में मिला हुआ है उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसमें किसी तरह की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका कारण केवल इतना ही है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में सेकुलरिज्म का जो राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान ने व्यवहारिक रूप दिया, अर्थ नहीं है, उसका जो प्रैक्टिकल दिया है वो ये है कि मुसलमानों के अंदर जो भी मजहबी, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, उनको टच नहीं करना है। उनके अंदर के कट्टरपंथियों को सहलाते हुए उनको शीर्ष पर बनाए रखना है ताकि हमारा वोट सुनिश्चित और वो डिसीजन मेकर है, इतना ही रहे। मुसलमानों में जो लिबरल लोग खड़े हुए, सुधारवादी, उनको इस देश की सत्ता ने कभी महत्व नहीं दिया, वो हाशिए में पड़े। सर अब में दूसरा भी बड़ा मुद्दा है, दूसरा है ये SC/ST आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन का मामला शांत नहीं हो रहा है। अब इसमें एक के बाद एक नेता जो है खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको ये मंजूर नहीं है, खास तौर पर जो दलित पॉलिटिक्स करते हैं वो नेता, उनको लग रहा है कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा।